नमस्ते नमस्कार प्यारे दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम और सभी को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त, बेहतरीन, बिंदास और एकदम शानदार होंगे। तो मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन में। जल्दी से आप सभी प्यारे दोस्त क्लास के साथ जुड़ जाइएगा। क्लास आप लोगों की शुरू हो गई है। तो कमेंट्स मुझे आप लोगों के दिखाई देने शुरू हो चुके हैं। एक बार आप बता दीजिए कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं, फटाफट से। और गर्मी बहुत ज़्यादा होने लग गई है। अब लग रहा है कि हाँ, गर्मियाँ आ गई हैं, है ना। काफ़ी ज़्यादा गर्मियाँ जो हैं वो बढ़ने लग गई हैं। चलो, तो अब हमें 5 से 6 महीने हैं जो गर्मियों के साथ ही बिताने हैं, तो हमें रेडी रहना चाहिए। ठीक है, चलो आओ अब चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। एक बार बताओ सभी लोग, आवाज़ आप लोगों तक मेरी पहुंच रही है? फटाफट से बताओ, क्या आप लोग सभी मुझे सुन पा रहे हैं? आप लोग जल्दी से बताइएगा। आप सभी प्यारे दोस्त मुझे सुन रहे हैं? जी हाँ मैम, सुन रहे हैं, तो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने आपको परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम से चीज़ों को कराया था। ठीक है, अच्छा, और अब हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड के बारे में। तो आज की इस क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा रक्त। रक्त चरित तुमने मूवी तो देखी होगी। तो भाई रक्त के बारे में अब हम लोग बात करते हैं, ब्लड के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, लहू जिसको कहा जाता है, खून जिसको कहा जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग कई नामों से जानते हैं। तो चलिए रक्त के बारे में जो आपका पॉइंट है इसको हम लोग लिखते हैं और क्लियर करते चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले कि भाई ब्लड जो होता है मैम, ब्लड का अध्ययन क्या होता है, रक्त की स्टडी को क्या कहा जाता है, रक्त का अध्ययन क्या होता है, ये आपको पूछा जाएगा। तो आप बताओगे कि रक्त के अध्ययन को कहते हैं हिमेटोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों? हिमेटोलॉजी। क्लियर? तो रक्त का अध्ययन होता है हिमेटोलॉजी। तो हिमेटोलॉजी किसका अध्ययन है दोस्त? रक्त का अध्ययन। क्लियर? अब हम आगे बात करें कि मैम रक्त के अध्ययन को हिमेटोलॉजी कहते हैं, तो रक्त जो है वास्तव में है क्या? ठीक है, तो हम लोग बताएंगे कि रक्त एक क्या है दोस्तों? आप बताओगे कि रक्त एक संयोजी ऊतक है। और कैसा संयोजी ऊतक है? तरल, तरल संयोजी ऊतक है। क्लियर? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, ये आपको याद रखना है। यानी ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर? तो ब्लड क्या है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, ये आपको याद रखना है। तो ब्लड क्या होता है दोस्त? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है ना। ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि आपके शरीर के अंदर जब कोशिकाएं बहुत सारी एक साथ मिल जाती हैं तो वो बनाती हैं ऊतक यानी कि टिश्यू। तो उन्हीं में से रक्त भी आप लोगों का एक कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि आप जानते हो कि ब्लड क्या होता है? ब्लड लिक्विड है, ब्लड एक तरल है, तो इसीलिए इसको कहते हैं तरल संयोजी ऊतक, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। अगर हम लोग बात करते हैं कि मैम रक्त की मात्रा कितनी होती है हमारे अंदर, तो भाई रक्त की जो मात्रा है ये होती है हमारे अंदर लगभग 5 से 6 लीटर। तो एक सामान्य शरीर के अंदर कितना ब्लड होता है? तो आप बताते हो 5 से 6 लीटर ब्लड हमारे शरीर में होता है। ठीक है, अब जब हम लोग बात करते हैं तो रक्त एक बफर विलियन भी है, याद रखना है। रक्त एक क्या है दोस्तों? बफर विलियन है। ठीक है, बफर विलियन, इसका मतलब क्या है कि रक्त जो है ये एक बफर विलियन है। इसका मतलब क्या है अभी समझाती हूँ, पहले लिखो ब्लड इज अ बफर विलियन या बफर सॉल्यूशन। तो रक्त क्या होता है? एक बफर सॉल्यूशन है। अच्छा मैम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रक्त का ना पीएच मान कांस्टेंट रहता है। रक्त का जो आपका पीएच मान है वो क्या रहता है? एकदम निश्चित रहता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, ये आपको पेपर में पूछा जाए, तो आप लोग बताते हो कि मैम रक्त के पीएच मान की अगर हम लोग बात करते हैं, पीएच वैल्यू, ये क्वेश्चन आता है पेपर में
कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो जब हम लोग रक्त के पीएच मान की बात करते हैं, आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में पीएच के बारे में, जो एसिड और बेस या न्यूट्रल चीज़ों के बारे में बताता है। पीएच एक स्केल होता है जो बताता है कि कोई चीज़ अम्ल है, कोई चीज़ क्षार है या कोई चीज़ उदासीन है। एसिड, बेस और न्यूट्रलिटी के बारे में बताता है पीएच स्केल। तो जब हम रक्त को पीएच स्केल पर रखेंगे, इसका पीएच मान आता है 7.4। इसका मतलब है कि रक्त क्या होता है, रक्त हल्का क्षारीय होता है। मतलब रक्त क्या होता है, हल्का क्षारीय है। यानी कि रक्त जो होता है ये होता है स्लाइडली, क्या होता है, रक्त स्लाइडली एल्केलाइन, ठीक है, एल्केलाइन होता है, स्लाइडली एल्केलाइन होता है। मतलब कि रक्त जो है ये हल्का सा क्या होता है, क्षारीय होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो इस रक्त का जो पीएच मान है 7.4 है, तो इसका पीएच मान एकदम ये निश्चित रहता है, इतना ही होता है ब्लड का पीएच मान। अब ब्लड के अंदर मैंने कहा ब्लड का पीएच मान निश्चित है, ये इसका पीएच मान क्या होता है भाई, निश्चित होता है ना, कांस्टेंट है ब्लड का पीएच मान, कांस्टेंट है प्यारे दोस्त। अब इसका पीएच मान कांस्टेंट है, तो इसीलिए रक्त को हम लोग क्या कहते हैं, बफर कहते हैं। तो रक्त क्या होता है, एक बफर विलियन है, क्योंकि इसका पीएच मान क्या है, एकदम कांस्टेंट है। क्लियर। अब रक्त के अंदर थोड़ी मात्रा में क्या होता है, एसिड घुले हुए होते हैं, थोड़ी मात्रा में क्षार घुले हुए होते हैं। ये भी आपको पूछ सकता है कि रक्त में अम्ल कौन सा पाया जाता है, अम्ल। अगर हम लोग रक्त में अम्ल की बात करें तो रक्त के अंदर कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्बोनिक अम्ल। तो कभी भी आपको पूछे कि रक्त के अंदर कौन सा एसिड, कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप बताते हो कार्बोनिक अम्ल, ठीक है। यानी कि हमारा जो रक्त है ना, इसमें एक एसिड पाया जाता है जिसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड। तो रक्त में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आप बताओगे कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। तो ये भी एक पॉइंट है जो आपको पेपर में आ जाता है कि मानव रक्त में कौन सा एसिड होता है, तो आपने बताया कि जब अम्ल की बात हो रही है तो कार्बोनिक अम्ल। अच्छा, हमारे रक्त में कौन सा क्षार पाया जाता है, हमारे रक्त में कौन से क्षार पाए जाते हैं, तो क्षार की बात करें तो हमारे रक्त में पाए जाते हैं प्यारे दोस्तों क्या, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट हमारे रक्त में क्षार की तरह काम करते हैं, बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं। तो ये दोनों मिलकर आपके रक्त का पीएच मान निश्चित कर देते हैं, जिससे आपके रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और रक्त आपका बफर बन जाता है। तो आपके रक्त में दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक तो बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं जो क्षार की तरह काम करते हैं, और कार्बोनिक एसिड पाया जाता है जो अम्ल की तरह काम करता है। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर। तो इस तरीके से हो गया है क्या, नहीं भाई नर्सिंग असिस्टेंट की क्लास चलती हैं, आज भी चली थी आपकी। कल क्लास इसलिए नहीं हुई थी प्यारे दोस्त क्योंकि कल मेरी एसएससी जीडी में गागर में सागर थी। तो आप में से कई बच्चों ने देखा भी था कि मेरी गागर में सागर थी, कल सुबह 9 बजे से शुरू हुई थी और 3:30 बजे ख़त्म हुई थी, इसलिए आपकी जो क्लास थी वो हो नहीं पाई थी कल। ठीक है, चलो। तो हमने यहाँ पर देखा कि रक्त में कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आ जाता है छांटने के लिए कि रक्त में कौन सा एसिड है या रक्त में कौन सा क्षार होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि मैम जो रक्त होता है इसका हमारे कुल वजन का कितने प्रतिशत रक्त होता है। तो आप लोग बताओगे कि कुल वजन का, है ना, आपके शरीर में कुल वजन का 7 से 8% वजन रक्त का होता है। ठीक है, रक्त का होता है। तो हमारे कुल वजन का कितने प्रतिशत जो वजन है वो रक्त का होता है। तो आप कहोगे हम में जितना भी वजन है ना उसका 7 से 8% जो वजन है हमारी बॉडी में वो रक्त का है। ठीक है, तो आप लोग बताते हो वेट, है ना, आप लोग बताते हो वेट ऑफ टोटल बॉडी। ठीक है, वेट ऑफ ब्लड, वेट ऑफ ब्लड इज अबाउट 7 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट। क्लियर, टोटल बॉडी वेट। तो हमारे टोटल बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो रक्त का जो वजन है वो कितना होता है, 7 से 8%। अगर मैं कहूँ किसी में 50 किलो वजन है तो उसके अंदर रक्त का वजन कितना हुआ, तो 50 में से 7 से 8% जो वजन है वो रक्त का वजन है। ठीक है, क्लियर। चलो
अब हम बात करते हैं आगे कि जो रक्त होता है मैम, इसका निर्माण कहाँ होता है। ये आपको कभी भी पूछा जाए, रक्त का फॉर्मेशन कहाँ होता है, रक्त का निर्माण कहाँ होता है। तो रक्त के निर्माण से 3-4 क्वेश्चन आते हैं। पहला कि आपको पूछ लेगा कि कौन सी भ्रूणीय परत है जो रक्त का निर्माण करती है, कौन सी भ्रूणीय परत, यानी कि एम्ब्रियोनिक लेयर, विच एम्ब्रियोनिक लेयर पार्टिसिपेट टू फॉर्म ब्लड। एम्ब्रियोनिक लेयर की जब हम लोग बात करते हैं, भ्रूणीय परत की जब हम लोग बात करते हैं, तो ये एक भ्रूणीय परत होती है जिसका नाम है मीजोडर्म। मीजोडर्म क्या करती है, रक्त बनाती है। तो कभी भी आपको पेपर में क्वेश्चन आए कि कौन सी भ्रूणीय परत रक्त निर्माण करती है, तो आप बताओगे मीजोडर्म। मीजोडर्म जो होती है ये रक्त निर्माण करने का काम करती है। ये एक ऐसी परत है जो बच्चों के अंदर रक्त बनाती है। जब एक बच्चा माता के पेट में पल रहा होता है तो उसके शरीर के चारों तरफ 3 परतें बनती हैं, उनमें से ये परत जो होती है मीजोडर्म, ये रक्त बनाती है। तो जब भी आपको क्वेश्चन आए कि मैडम जी, जब भी आपको क्वेश्चन आए कि कौन सी भ्रूणीय परत है जो रक्त निर्माण का कार्य करती है, तो आप बताते हो मीजोडर्म। ठीक है, समझ में आ गई बात बेटा। 4 लीटर नहीं, 5 से 6 लीटर एवरेज एनसीईआरटी में लिखा होता है। ठीक है, तो 5 से 6 लीटर की हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। लड़कियों में थोड़ा बहुत कम होता है, 4 से 5 के आसपास हो सकता है लड़कियों में। अब चलते हैं आगे की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि भाई हमारे शरीर में जो एक बच्चा होता है, एक बालक, एक भ्रूण होता है, भ्रूण में रक्त निर्माण का कार्य कौन करता है, भ्रूण में, एम्ब्रियो में। तो भाई एम्ब्रियो के अंदर रक्त निर्माण का कार्य कौन करता है। देखो ये तो भ्रूणीय परत हो गई, यहाँ तो हमने बात करी परत की, भ्रूण को बनाने वाली जो परत होती है उनमें से कौन सी परत है जो रक्त बनाती है, तो मीजोडर्म। लेकिन एक भ्रूण के अंदर कौन सा अंग है जो रक्त निर्माण का कार्य करता है। तो जब हम लोग भ्रूण के अंदर अंग की बात करते हैं, ऑर्गन की बात करते हैं, भ्रूण होता है ऐसा बच्चा जो मम्मी के पेट के अंदर है। तो माता के पेट के अंदर जो बच्चा जिसका विकास हो रहा है उसमें 2 अंग हैं जो रक्त निर्माण का कार्य करते हैं। एक तो यकृत, तो भ्रूण में जो लीवर होता है ना वो बनाता है भाई रक्त। ठीक है, और दूसरा प्लीहा भी आता है कई बार ऑप्शन में, प्लीहा जिसको कहते हैं स्प्लीन। तो कभी भी आपको क्वेश्चन आए कि एक भ्रूण के अंदर रक्त का निर्माण करने वाला अंग कौन सा होता है, विच ऑर्गन फॉर्म्ड ब्लड इन अ एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो के अंदर जो रक्त का निर्माण करता है वो लीवर और प्लीहा दोनों करते हैं। दोनों ऑप्शन में हो एक साथ तो वही सही हो गया। अगर दोनों में से कोई एक दिया है तो फिर उसको ही आप सही करोगे। लीवर दिया है तो स्प्लीन नहीं देगा, स्प्लीन दिया है तो लीवर नहीं देगा। कभी दोनों एक साथ दे दिए तो आपको लीवर पर जाना है, फर्स्ट प्रायोरिटी लीवर को देनी है। ठीक है, ऐसे करके आप लोगों को पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग और बात करते हैं कि मैम जो रक्त होता है हमारी बॉडी के अंदर, इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो मैम यहाँ पर तीसरा पॉइंट आएगा कि एक वयस्क में या एक बालक में, भाई जब इस बालक ने जन्म ले लिया है ना, बालक में पूछ ले, चाइल्ड में, या फिर आपको पूछ ले वयस्क में। जैसे कि आप लोग हो वयस्क, एडल्ट हो गए हो अब आप लोग, तो हमारे अंदर रक्त निर्माण का काम कौन करता है ये आपको पूछ लेगा। तो एक वयस्क में या एडल्ट में जो रक्त निर्माण का कार्य होता है वो होता है बोन मैरो में। बोन मैरो बोले तो हमारी हड्डियों में। तो यहाँ से 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो आप बता दोगे बोन मैरो में, यानी कि अस्थि मज्जा में। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी जो अस्थियां हैं वो लंबी होती चली जाती हैं और उन्हीं के अंदर क्या होता है, रक्त निर्माण होता है। तो 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। कौन सी भ्रूणीय परत रक्त बनाती है, तो मीजोडर्म। कौन भ्रूण में कौन सा अंग है जो रक्त बनाता है, लीवर और प्लीहा। और बालक या वयस्कों के अंदर रक्त कहाँ बनता है, तो आप लोग बताओगे यहाँ पर अस्थि मज्जा में। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई है ना, क्लियर। अब चलते हैं आगे की तरफ, आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करेंगे अब हम कि मैम जो हमारी अस्थियां होती हैं, जैसे ये आपकी हड्डी है, ये आप लोगों की हड्डी है, तो हड्डी के अंदर यहाँ पर आप लोगों का कुछ सेल्स पाई जाती हैं, है ना, कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं इस तरीके से। यही क्या करती हैं, आपके रक्त का निर्माण। इन्हीं को कहा जाता है बोन मैरो, इसी जगह को कहते हैं बोन मैरो। तो हड्डी के अंदर जो खाली जगह होती है
इसको कहते हैं हम अस्थि मज्जा। और इसी अस्थि मज्जा में क्या होता है, रक्त का निर्माण होता है, ठीक है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है। अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ और अब हम लोग बात करेंगे कि मैम जो ये रक्त होता है या ये जो हमारी बॉडी के अंदर हमारा ब्लड होता है, इस ब्लड के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये कितने भागों से मिलकर बना होता है। यानी जो रक्त होती है ना, जो हमारा ब्लड होता है, ठीक है, ये कितने भागों से मिलकर बना है। जब हम रक्त चोट लगती है, खून निकलता है, हम देखते हैं कि कुछ लिक्विड लिक्विड सा रेड रेड निकल रहा है, बट वास्तव में अगर हम देखें तो रक्त दो चीज़ों से मिलकर बना है। रक्त में सॉलिड पार्ट भी होता है और रक्त में लिक्विड पार्ट भी होता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ ब्लड, ठीक है, हेडिंग डालेंगे कॉम्पोनेंट्स ऑफ ब्लड। कॉम्पोनेंट्स ऑफ ब्लड यानी रक्त के घटक। अब हम लोग बात करेंगे रक्त के घटक कौन कौन से होते हैं। जो रक्त होता है वो कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है, कॉम्पोनेंट्स ऑफ ब्लड की अब हम बात करते हैं। तो भाई रक्त हमारा दो चीज़ों से मिलकर बना है ना। कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बना है भाई, दो चीज़ों से। एक तो रक्त के अंदर होता है तरल, तरल घटक होता है रक्त में, लिक्विड पार्ट। एक तो आपके रक्त में पाया जाता है लिक्विड पार्ट, तरल घटक होता है आपके रक्त का तरल घटक। पेपर में पूछा जाएगा कि रक्त के तरल घटक को क्या कहते हैं, तो आपके रक्त में जो तरल घटक होता है इसको कहते हैं हम लोग प्लाज्मा। क्या कहते हैं दोस्त, प्लाज्मा, ठीक है। तो जो प्लाज्मा है ये क्या होता है, ये रक्त का तरल घटक होता है। और ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है पेपर में कि रक्त के अंदर रक्त के कंपोनेंट्स बताइए। तो रक्त दो तरीके के घटक से मिलकर बना है, एक तरल घटक होता है और एक होता है ठोस घटक। रक्त में एक होते हैं भाई ठोस घटक, यानी कि जिसको कहते हैं सॉलिड, ठीक है, सॉलिड पार्ट, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉलिड पार्ट। तो भाई रक्त के अंदर लिक्विड पार्ट क्या होता है, प्लाज्मा होता है। कभी भी पूछ ले रक्त के अंदर सॉलिड पार्ट क्या होते हैं, तो सॉलिड की बात करें तो ये होती हैं रक्त कोशिकाएं। ये होती हैं प्यारे दोस्त रक्त कोशिकाएं, या तो रक्त कोशिकाएं बोल दीजिए या इनको बोल दीजिए रक्त कणिकाएं। तो कणिका के नाम से या कोशिका के नाम से कैसे भी ये आपको पूछी जा सकती हैं। इनको कहते हैं हम ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पेसल्स कह देते हैं, कार्पेसल्स, ठीक है। तो इस तरीके से जो रक्त होता है ये दो घटक से मिलकर बना है, तरल घटक और ठोस घटक, लिक्विड पार्ट या सॉलिड पार्ट। लिक्विड में आता है प्लाज्मा, सॉलिड में आती हैं आप लोगों की ब्लड सेल। अच्छा मैम ब्लड सेल कौन कौन सी होती है, तो आपने नाम जरूर सुना होगा आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिका, डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स बोले तो बिंबाणु। अब इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये होती हैं तीन तरीके की रक्त कोशिकाएं हमारी बॉडी के अंदर। समझ में आ गई बात, क्लियर। नेवी एमआर के लिए ले सकते हैं भाई, बिल्कुल ले सकते हो, है ना, क्लियर। बिल्कुल प्रभात, आप बिल्कुल अभी से पढ़ें और बिल्कुल आप एग्जाम निकाल सकते हो, मेहनत करना खूब सारी, ठीक है। चलो अब चलते हैं, हम लोग आगे बात करेंगे। अब देखो प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं पहले हम लोग कि मैम प्लाज्मा क्या होता है, इसके बारे में समझाइए, फिर इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए भाई प्यारे दोस्तों, हेडिंग डालते हैं हम लोग प्लाज्मा, हेडिंग डालेंगे प्लाज्मा, है ना। अब प्लाज्मा मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा जो होता है ये क्या है, रक्त का तरल घटक होता है प्लाज्मा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारे रक्त में कितने % होता है। तो आप लोग बताओगे कि यह रक्त का, यह रक्त का कितना % पार्ट बनाता है, 55% भाग बनाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, 55% भाग बनाता है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है आपको पेपर में कि प्लाज्मा रक्त का कितना % भाग बनाता है, तो आप कहोगे 55%। तो बताएंगे इट कंटेन 55% पार्ट, क्लियर, ऑफ ब्लड, ठीक है, ऑफ ब्लड। तो ये रक्त का 55% पार्ट बनाता है, ये आपको याद रखना है ना। शेर सिंह जी बहुत बढ़िया। तो ये रक्त का 55% पार्ट बनाता है भाई, 55%। अब देखो ये क्या है, तो इसके अंदर ना कितना पानी पाया जाता है ये भी पूछा जाता है। तो आप लोग बताओगे कि इसमें
वही 55% भाग पूरे रक्त का बना रहा है, इसमें 90 से 92% जल पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, जल पाया जाता है कि प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल है, तथा आप लोग बताओगे 7 से 8% प्रोटीन पाई जाती है ना, 7 से 8% प्रोटीन, क्लियर, प्रोटीन तथा प्रोटीन है ना, और 2% में क्या होता है, अन्य चीजें पाई जाती हैं, ठीक है, 2 से 3% में अन्य पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है, अन्य पदार्थ पाए जाते हैं, समझ में आ गई बात, अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये आपको पेपर में पूछा जाएगा कि जो प्लाज्मा होता है इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो 90 से 92% जल होता है, 7 से 8% क्या होता है, प्रोटीन, इसको 1% ही करना, 1 से 2 करना, ठीक है, 1 से 2% में क्या होते हैं, अन्य पदार्थ होते हैं, 1 से 2% में क्या हो जाते हैं, अन्य पदार्थ यहाँ पर पाए जाते हैं। तो आप लोग बताओगे इट हैव 90 to 92% वाटर, ठीक है, वाटर, 7 to 8% प्रोटीन, 7 से 8% इसमें प्रोटीन होती है, ठीक है, एंड 1 to 2% क्या होते हैं, अदर सब्सटेंस, अन्य चीजें पाई जाती हैं, क्लियर, सब्सटेंसेस। तो ये आपको पूछा जा सकता है, ये वाला पॉइंट बहुत पूछा जाता है, देखो कि प्लाज्मा में पानी कितना होता है, ये वाला पॉइंट बहुत पूछा जाता है। तो प्लाज्मा में 90 से 92% पानी होता है, 7 से 8% प्रोटीन होती है, और 1 से 2% में अन्य पदार्थ होते हैं, ठीक है, ये पॉइंट भी आपको पेपर में आता है। अब बात करते हैं हम लोग कि मैडम इसमें ये जो प्लाज्मा होता है इसके अंदर ये जो प्रोटीन पाई जाती हैं यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनता है। तो आइए हेडिंग डालते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा की प्रोटीन पूछी जाती है भाई, प्लाज्मा की प्रोटीन, कि भाई प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो अब हम लोग बात करेंगे प्लाज्मा प्रोटीन की, क्लियर, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। तो जो प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं इनसे अगर हम लोग देखें तो प्लाज्मा में लगभग आपको कई प्रोटीन मिलती है। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एल्ब्यूमिन की, एल्ब्यूमिन पूछा जाता है कि ये जो एल्ब्यूमिन है ये किस में पाई जाने वाली प्रोटीन है, तो ये प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन है एल्ब्यूमिन। अच्छा मैम ये एल्ब्यूमिन क्या काम करती है, तो दोस्तों ये जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है ना ये क्या करती है, लवण दाब बनाती है रुधिर का। तो वैसे तो अभी तक ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा, लेकिन आ जाए तो आप बताना कि ये क्या काम करती है, रुधिर का लवण दाब बनाती है, रुधिर का लवण दाब बनाती है, क्या करती है, लवण दाब बनाती है, ठीक है, इसका काम क्या होता है, रुधिर का लवण दाब बनाती है ना। इस प्रोटीन का काम होता है ये आपके ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर बनाती है, मतलब आपके ब्लड में कितना नमक होना चाहिए वो यही प्यारे दोस्त क्या करती है ना, ठीक है। हाँ जी नितिन आपका कमेंट आ रहा है मेरे पास, ठीक है ना, चलो तो हाँ यहाँ पर क्या होता है कि रुधिर का ये क्या करती है, लवण दाब बनाती है। तो इसका काम होता है बैलेंस ऑस्मोटिक प्रेशर, बैलेंस ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, ठीक है, ये आपके ब्लड का ऑस्मेटिक प्रेशर बनाती है, ठीक है, ऑफ ब्लड। तो रक्त के अंदर कितनी मात्रा में नमक होगा इस चीज को यही मेंटेन करती है, ठीक। अब चलो दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होती है आपके रक्त में ग्लोब्यूलिन, दूसरी प्रोटीन आपके रक्त में होती है ग्लोब्यूलिन। अच्छा ये जो ग्लोब्यूलिन होती है ये क्या करती है, ये तुम्हें रोगों से बचाती है दोस्तों। अब आपका जो रक्त है वो आपको बीमारियों से भी बचाता है, अगर आपके शरीर में रक्त की कमी हो गई तो आप बीमार हो जाते हो। तो रक्त के अंदर कुछ ऐसी प्रोटीन है जो हमें रोगों से बचाती है। तो आपके प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन है ये क्या करती है, यह प्रतिरक्षी के समान कार्य करती है, प्रतिरक्षी मतलब रक्षा करने वाले तत्व, यह प्रतिरक्षी के समान कार्य करती है। तो क्वेश्चन आएगा आप लोगों को
कि प्लाज्मा की कौन सी प्रोटीन है जो प्रतिरक्षी के समान कार्य करती है, यानी कि आप लोगों को किससे बचाती है, बीमारियों से बचाती है। तो आप बताते हो ग्लोब्यूलिन। तो ये क्या होती है भाई, इट वर्क ये क्या करती है, इट वर्क एज इम्यूनो इट वर्क एज एंटीबॉडी। ठीक है, क्या लिखोगे, एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी की तरह काम करती है, याद रखना। अब चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट अगला है कौन सी प्रोटीन भाई, फाइब्रिनोजन, है ना। नेक्स्ट प्रोटीन है फाइब्रिनोजन, ये भी आपके प्लाज्मा में और बहुत इंपॉर्टेंट है फाइब्रिनोजन। तो कभी भी आपको पूछे कि फाइब्रिनोजन कहाँ पाई जाती है, आपके प्लाज्मा में। अच्छा, इन सारी प्रोटीन को प्लाज्मा में कौन डालता है, ये सारी प्रोटीन प्लाज्मा में आई कहाँ से, इन सबको बनाने का काम आपका यकृत करता है, इन सबको आपका लीवर बनाता है। ये WBC में पाई जाती है, नहीं बेटा यहाँ पे ना हम WBC की बात कर रहे, ना RBC की बात कर रहे, हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा की। ये सारी प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाती है। अभी हम WBC पर तो पहुंचे ही नहीं है, WBC को तो अभी हम पढ़ ही नहीं रहे, हम तो अभी प्लाज्मा के बारे में पढ़ रहे हैं सारी चीज़ें। तो अभी यहाँ तक तो हम पहुँचे ही नहीं है। तो ये फाइब्रिनोजन क्या काम करती है, ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। तो आप लोग बताओगे कि ये क्वेश्चन आता है, यह रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, यह रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है, थक्का जमाने में सहायक होती है। ठीक है, तो ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है, आपने याद रखनी है ये कहानी। ठीक है, रक्त का थक्का जमाने में क्या होती है दोस्त, सहायक होती है। क्लियर। तो इट हेल्प, आप लोग बताएंगे इट हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग क्या होता है भाई, जब आपको चोट लगती है और आपका खून निकलता है, तो खून सारे दिन निकलता ही रहता है क्या, या भाई थोड़ी देर में खून बहना रुक जाता है। तो आप कहते हो मैम थोड़ी देर में खून बहना रुक जाता है, उसी को कहते हैं ब्लड क्लोटिंग। तो जब खून बहना आप लोगों का रुक जाता है, यही होता है ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस। तो ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस के अंदर जब हम लोग देखते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसा, देखो ये है ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जब आपको घाव होता है तो आपकी जो प्लेटलेट्स होती हैं वो सबसे पहले एक्टिव हो जाती हैं, और एक्टिव होकर ये जो आप लोगों का प्रोथ्रोम्बिन, एक लीवर आपकी प्रोटीन निकालता है प्रोथ्रोम्बिन, जो कि थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, और थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देती है, और इस तरीके से फाइब्रिन एक जाल बना लेता है आपके घाव पर। ये फाइब्रिन जो होता है, ये फाइब्रिन एक जाल के जैसी संरचना होती है, एक जाल, और ये आपके घाव को ढक लेता है, जिससे आपका जो घाव है वो क्या होता है बेटा, उससे खून निकलना बंद हो जाता है। इस तरीके से ये आपके शरीर में क्या करते हैं, चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। ठीक है, अब देखो यहां से ना आपको नंदू जी बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। अब देखो यहां से आपको क्वेश्चन क्या आते हैं कि रक्त स्कंदन करने वाले कारक बताइए कौन कौन से होते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक बार बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। रक्त स्कंदक कारक, ठीक है, रक्त स्कंदक कारक मतलब कि रक्त का थक्का जमाने वाले कारक कौन से होते हैं, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर कौन से होते हैं भाई, ब्लड की क्लोटिंग करने वाले कारक कौन से होते हैं। तो जब हम लोग ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स की बात करते हैं तो रक्त का थक्का जमाने के लिए हमारे शरीर में बहुत सारे कारक हैं जो मिलकर एक साथ काम करते हैं, एक टीम की तरह काम करते हैं। जैसे सबसे पहले नंबर पर विटामिन के, कभी भी पूछे कि कौन सी विटामिन है जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है, तो आप कहोगे विटामिन के, है ना। और ये क्या करती है, ये प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करती है। जो प्रोथ्रोम्बिन है, जो आपके यकृत से निकलने वाली प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करती है ये, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन को क्या करती है, सक्रिय करती है। इसका काम होता है एक्टिवेट प्रोथ्रोम्बिन। जो प्रोथ्रोम्बिन एक वो होती है प्रोटीन जो आपके लीवर से निकलती है, इसको ये क्या करती है, एक्टिवेट कर देती है, प्रोथ्रोम्बिन। तो ये प्रोथ्रोम्बिन को क्या कर रही होती है, एक्टिवेट कर रही होती है। आगे चलते हैं, दूसरा पॉइंट, दूसरी कौन सी है भाई, दूसरा यहाँ पर कैल्शियम भी है।
तो कैल्शियम भी आपके रक्त स्कंदन के लिए ज़रूरी माना जाता है। ठीक है, चलो आगे बात करें। तीसरा आप बताओगे प्लेटलेट्स। आपके रक्त के अंदर जो होती हैं प्लेटलेट्स, जिनको कहते हैं बिंबाणु, तो बिंबाणु भी रक्त स्कंदन में मदद करती हैं। और ये वाला पॉइंट आपको पूछा गया है, ये वाला पॉइंट भी आपको पूछा गया है पेपर में, कि कौन सी विटामिन है जो रक्त स्कंदन के कारण रक्त स्कंदन का कार्य करती है, विटामिन के। और कौन सी रक्त वाहिकाएं या कौन सी रक्त कोशिकाएं हैं जो आपके रक्त को बहने से रोकती हैं, तो प्लेटलेट्स। और चौथा मैंने अब आपको बताया था फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन है ना, नेक्स्ट है भाई फाइब्रिनोजन। तो ये जो फाइब्रिनोजन नाम की प्लाज्मा में प्रोटीन पाई जाती है, ये भी रक्त स्कंदन में मदद करती है। तो इन सबको कहते हैं हम लोग रक्त स्कंदक कारक। इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सब मिलकर एक साथ चोट से जो खून निकल रहा है उस खून को जमने में मदद करते हैं, खून को आपके शरीर से बाहर निकलने से रोक देते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर? चलो, है ना। अब चले आगे की तरफ, अब बढ़े। चलो भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो आपने देखा प्लाज्मा से आपको इतनी सारी चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपकी रक्त कोशिकाओं के बारे में। अब आ जाइए, अब हेडिंग डालेंगे हम लोग क्या, ब्लड सेल्स। अब हेडिंग डालेंगे हम ब्लड सेल्स, यानी रक्त कोशिकाएं। अब हम बात करेंगे किसकी, रक्त कोशिकाओं की। तो ये जो रक्त कोशिकाएं होती हैं प्यारे दोस्त, इनके बारे में जब हम लोग बात करते हैं ब्लड सेल्स के बारे में, तो ये 3 तरीके की होती हैं, याद रखना। और ये रक्त का सॉलिड भाग बनाती हैं। और कितना कितना परसेंट बनाती हैं, तो ये पूरे रक्त का 45% भाग बनाती हैं, ठीक है। तो कभी भी आपको पूछे कि रक्त कोशिकाएं रक्त का कितना प्रतिशत भाग बनाती हैं, तो हम कहते हैं 45%, ठीक है। तो ये 45% पार्ट बनाती हैं आपके रक्त का। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हमारे रक्त में प्लाज्मा कितना है, 55%। हमारे रक्त में रक्त कोशिकाएं कितनी है, 45%, ठीक है। सॉरी, चलो ये चीजें आपने समझी। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अब जब आप यहाँ पे देखोगे, तो ये जो आपको पीला पीला सा नजर आ रहा है, ये है आपका प्लाज्मा। ये आपके रक्त का क्या है दोस्त, प्लाज्मा वाला भाग है। ये है प्लाज्मा, जो कि 55% बनाता है आपका ब्लड। और यहाँ पर ये जो आपको दिख रही है वाइट वाइट, ये आपकी क्या है, WBC और आपकी प्लेटलेट्स। और ये जो रेड रेड दिख रही है, ये आपकी RBC होती हैं, RBC, ठीक है। ये क्या होती हैं, RBC। तो लगभग ये तीनों मिलकर आपके रक्त का 45% एरिया कवर करती है, ठीक। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं हम लोग कि मैम रक्त कोशिकाएं कितनी होती हैं, 3 होती हैं। चलो मैं इनके बारे में आपको बताती हूँ। रक्त कोशिकाएं 3 तरीके की होती हैं, ठीक है। चलो, एक होती हैं RBC, ठीक है, RBC। एक होती हैं WBC, WBC। एक होती हैं प्लेटलेट, प्लेटलेट, ठीक है। एक होती हैं प्लेटलेट्स। तो ये होती हैं 3 तरीके की रक्त कोशिकाएं आपके पास, ठीक है। आपके ब्लड में ये 3 तरीके की रक्त कोशिकाएं होती हैं। RBC, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रेड ब्लड सेल। क्या कहते हैं भाई, रेड ब्लड सेल, यानी कि लाल रक्त कोशिका। इनको कहते हैं लाल रक्त कोशिका। समझ में आ गई बात? लाल रक्त कोशिका इनको कहते हैं, RBC को लाल रक्त कोशिका। WBC, इनको कहते हैं वाइट ब्लड सेल। इनकी फुल फॉर्म होती है वाइट ब्लड सेल, ठीक है, वाइट ब्लड सेल। सफेद रक्त कोशिका, इनको क्या कहेंगे दोस्त, सफेद रक्त कोशिका कहेंगे, है ना। सफेद रक्त कोशिका, इनको क्या कहेंगे भाई, सफेद रक्त कोशिका, ठीक है। चलो इसी स्पीड से पढ़ेंगे ना तो सिलेबस हम बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे फिर। अब देखो प्लेटलेट्स, इनको कहते हैं हम बिंबाणु हिंदी में, इंग्लिश में प्लेटलेट्स कहते ही हैं और हिंदी में कहते हैं इनको बिंबाणु, ठीक है। ये 3 प्रकार की रक्त कोशिकाएं हैं। अच्छा मैम, इनका वैज्ञानिक नाम भी होते हैं क्या,
तो हाँ, इन तीनों के ही वैज्ञानिक नाम भी पूछे जाते हैं। तो अगर मैं कहूँ आरबीसी, मैम इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, हमसे पेपर में कभी पूछे इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो आपको याद रखना है। तो भाई इसका साइंटिफिक नेम होता है एरिथ्रोसाइट, यानी वैज्ञानिक तौर पर हम इसको एरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रो का मतलब होता है लाल, तो एरिथ्रोसाइट इनको कहते हैं। साइट का मतलब होता है कोशिका, तो लाल रक्त कोशिकाओं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट होता है। ठीक है जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या कहते हैं इनको हम लोग, है ना बेटा, जब हमारा हाथ कटता है तो सारी ब्लड सेल्स आती हैं, क्योंकि लाल रक्त कोशिकाएं रक्त में सबसे ज्यादा हैं, इसीलिए रक्त का रंग भी लाल ही दिखता है, निकलती सारी ब्लड सेल है। ठीक है, चलो अब देखो, तो ये वैज्ञानिक नाम क्या है इनका? एरिथ्रोसाइट। सिमिलरली डब्ल्यूबीसी का भी वैज्ञानिक नाम आएगा कि भाई डब्ल्यूबीसी को हम क्या कहते हैं, इनको कहा जाता है ल्यूकोसाइट। कभी भी पूछे कि ल्यूकोसाइट कौन सी कोशिकाओं को कहते हैं? डब्ल्यूबीसी को, इनको कहा जाता है ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम होता है ल्यूकोसाइट। और मैम प्लेटलेट का वैज्ञानिक नाम क्या है? हम प्लेटलेट को किस नाम से जानते हैं? तो प्लेटलेट को कहा जाता है दोस्तों थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट, तो कौन सी कोशिकाएं थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानी जाती हैं? इनको कहते हैं हम थ्रोम्बोसाइट। तो प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम हो जाता है थ्रोम्बोसाइट। इस तरीके से इन तीनों के वैज्ञानिक नाम मैंने आपको बताए। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। और अब मैं आपको बताने वाली हूं कि मैम इन तीनों में सबसे ज्यादा हमारे शरीर में कौन होती हैं? तो सबसे ज्यादा आरबीसी होती है। अगर आपके पास 600 आरबीसी हैं, ठीक है, तो एक डब्ल्यूबीसी होगी, और एक डब्ल्यूबीसी है तो 40 प्लेटलेट्स होंगी। ये होता है इनका रेशो। 600 आरबीसी पर एक डब्ल्यूबीसी आपके शरीर में, आपके रक्त में, और 40 प्लेटलेट है। तो ये इनका अनुपात होता है कि 600 आरबीसी पर एक डब्ल्यूबीसी है और 40 प्लेटलेट्स है। अगर आप इसको देखो तो देखो यहाँ पर आरबीसी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, डब्ल्यूबीसी की अगर हम लोग बात करें, और प्लेटलेट्स की अगर हम लोग बात करें, तो इन तीनों का रेशियो क्या होगा? इन तीनों के रेशियो की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपके शरीर में आरबीसी है। अगर 600 आरबीसी हैं तो एक डब्ल्यूबीसी होगी और 40 प्लेटलेट्स होंगी। ये इन तीनों का अनुपात है। ये इन तीनों का क्या है दोस्त? अनुपात। तो ये अनुपात भी पेपर में पूछ सकता है कि हमारी रक्त कोशिकाओं में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट का रेशियो कितना होता है। तो ये इनका रेशियो है। ठीक है, तो आओ अब एक एक करके हम लोग बातें करते हैं और एक एक करके इनके बारे में जो मेन पॉइंट है वो भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए आरबीसी। आरबीसी, आरबीसी जो होती हैं मैम, इनकी मात्रा कितनी होती है हमारे रक्त में? इनकी अमाउंट आपने कहा सबसे ज़्यादा होती हैं, तो मतलब कितनी होती है ये बताओ। तो ये हमारे रक्त में होती हैं दोस्तों 4.5 से 5.5 मिलियन। ठीक है, तो इनकी संख्या हमारे शरीर में मिलियन में होती है, सबसे ज़्यादा होती है हमारे शरीर में मिलियन में। तो आपको कभी भी पूछे कि हमारे शरीर में जो आरबीसीएन की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है मिलियन के अंदर। ठीक है, ये होती है हमारे शरीर में 4.5 से 5.5 मिलियन। क्लियर? अब ये जो आरबीसी होती है मैडम, इनके बारे में अगर हम बात करें, इनका जीवन काल कितना होता है, ये कितने दिन तक हमारे शरीर में जिंदा रहती हैं, इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, स्टार लगाइएगा। आरबीसी का जीवन काल मतलब ये कितने दिन तक जिंदा रहती हैं, तो इनका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। मतलब 20 से 120 दिन तक ये जिंदा रहती है, उसके बाद ये मर जाती हैं। तो ये कितने दिन तक जिंदा रहने वाली कोशिकाएं हैं? ये 120 दिन, 20 से 120 दिन तक ये क्या करती हैं बेटा?
हमारी बॉडी में जिंदा रहती हैं। उसके बाद क्या होती हैं, मर जाती हैं। तो मैम कहाँ मरती हैं ये जाकर? क्या हमारे पेट में मरती हैं? क्या हमारे दिमाग में मरती हैं? कहाँ मरती हैं ये जाकर? तो इनका ना, इनकी डेथ कहाँ पर होती है पूछा जाता है, इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है? तो हम बताते हैं कि जो हमारी आरबीसी होती हैं, इनकी मृत्यु हमारे शरीर में एक जगह है जिसको कहते हैं प्लीहा, जिसको कहा जाता है प्लीहा, या इसी को हम तिल्ली भी कहते हैं, तिल्ली। तो यहाँ पर मरती हैं ये जाकर, जिसको हम स्प्लीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, प्लीहा, स्प्लीन या फिर तिल्ली, यहाँ जाकर ये मरती हैं। तो आपके बॉडी के अंदर जैसे आपका लीवर है ना, लीवर तो इस साइड है, राइट साइड, इस साइड होता है प्लीहा। तो इधर लीवर है, इधर आपका प्लीहा है ना। तो आपके प्लीहा में जाकर आरबीसी जो है वो मरती रहती हैं। जब ये 120 दिन की हो जाएंगी तो ये आपके प्लीहा में चली जाएंगी। मान लीजिए ये है आपका प्लीहा, ऐसा होता है आपका प्लीहा। ठीक है, ये किसका फोटो है? प्लीहा का। तो ये जो प्लीहा होता है, ये जो स्प्लीन होता है, इसी में जाकर आपकी जो आरबीसी हैं वो ऐसे ऐसे इकट्ठा हो जाती हैं। इसमें आरबीसी ऐसे ऐसे भरी रहती हैं और यहीं पर ये दफन होती रहती हैं, यहीं पर ये मरती रहती हैं। ठीक है, तो ये जो प्लीहा होता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसे कब्रिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान, है ना। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, ये आपको पूछा जाएगा। तो स्प्लीन को कहते हैं प्यारे दोस्त। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपकी आरबीसी जो हैं वो डेड होती रहती हैं, मरती रहती हैं। तो इसको कहा जाता है ग्रेव यार्ड, इसको कहते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। दिस इज नोन एज ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन सा अंग हमारे शरीर का आरबीसी का कब्रिस्तान है, तो आपने कहा स्प्लीन यानी प्लीहा। ठीक है, अब देखो ये जो स्प्लीन होता है इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं शरीर का रुधिर बैंक। इसे हम लोग क्या कहते हैं? शरीर का रुधिर बैंक भी कहते हैं, है ना, रुधिर बैंक कहते हैं। तो ये जो प्लीहा है इसको हम लोग शरीर का रुधिर बैंक भी कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं आप बताओगे? नोन एज ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। इसको कहा जाता है ब्लड बैंक, क्योंकि यहाँ पर आपका ब्लड भरा रहता है। देखो ये भरा हुआ है ना ब्लड, तो आपका ब्लड यहाँ हमेशा भरा रहेगा और ज़रूरत पड़ने पर आपका शरीर यहाँ से इस ब्लड को यूज़ भी कर सकता है। हम इस ब्लड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हमारी बॉडी इस ब्लड को यूज़ भी कर सकती है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड बैंक, क्योंकि एक थैली के जैसा दिख रहा है और थैली में पूरा ब्लड भरा हुआ है। तो इसीलिए इस थैली के अंदर जो ब्लड भरा हुआ है उसको हमारा शरीर यूज़ भी कर सकता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं? शरीर का रुधिर बैंक। अब ये जो आपका प्लीहा है ना, इसके बारे में एक और पॉइंट लिखना कि ये जो प्लीहा है, तीसरा पॉइंट इसके बारे में लिखना कि यह शरीर का सबसे बड़ा लिम्फोइड ऑर्गन है, शरीर का सबसे बड़ा लिम्फोइड ऑर्गन है। ठीक है, लिम्फोइड, क्लियर, सबसे बड़ा लिम्फोइड अंग है, लिम्फोइड अंग है, क्लियर। लिम्फोइड अंग मतलब आपको रोगों से लड़ने की शक्ति देने वाला अंग। तो शरीर का सबसे बड़ा लिम्फोइड ऑर्गन है, तो बताओगे? इट इज बॉडीज बिगेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है, बिगेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन है, तो बिगेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन है ये आपकी बॉडी का। क्लियर, समझ में आ गई बात? तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में। तो यहीं पर जाकर आपकी आरबीसी जो है मरती है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब स्प्लीन के बारे में ये 3 पॉइंट आपने पढ़ लिए। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे कि जो मैडम आरबीसी होती हैं इनके बारे में हमें और पॉइंट बताइए कि जो हमारी आरबीसी हैं, तो आप लोग लिखोगे अगला पॉइंट कि आरबीसी जो होती हैं, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता दोस्त, है ना, केंद्रक भी नहीं मिलता, राइबोसोम भी नहीं मिलते। ठीक है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्रकणिका, ठीक है, सूत्रकणिका भी नहीं मिलते,
ठीक है, नहीं पाए जाते। तो आरबीसी के अंदर ये सारे कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। तो हमारी जो आरबीसी है, जो एक प्रकार की कोशिका है, लाल रक्त कोशिका, इनमें तुम्हें केंद्रक भी नहीं मिलेगा, राइबोसोम, सूत्री कणिका कुछ नहीं होते। तो आप लोगों को पूछ सकता है पेपर में, तो बताओगे आरबीसीज हैव नो न्यूक्लियस, नो न्यूक्लियस। भाई न्यूक्लियस नहीं होता आरबीसी के पास, राइबोसोम भी नहीं होते, राइबोसोम्स, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो आरबीसी के पास इनमें से कोई भी कोशिकांग नहीं होता है, ठीक है। तो मैम आरबीसी के पास इनमें से कुछ नहीं होता। किसकी आरबीसी में नहीं होता ये सब? तो ये सब जो मैंने लिखा, ये स्तनधारी की आरबीसीओ में नहीं होता। स्तनधारी जैसे कि हम लोग, ठीक है, तो मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ स्तनधारी। ये मैम जो स्तनधारी होते हैं, जैसे हम इंसान, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, इन सब की जो आरबीसी हैं, उनमें मैडम जी केंद्रक नहीं होता? तो बिल्कुल नहीं होता। क्या मैम मेंढक जो कि उभयचर है, उसकी आरबीसी में केंद्रक होगा? होगा। तो मतलब स्तनधारियों को छोड़कर सबकी आरबीसी में केंद्रक होता है, केवल स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, ठीक है। अब मैडम दो स्तनधारी ऐसे हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक है, तो यहाँ पर आपको दो अपवाद भी लिखने हैं, यहाँ पर दो एक्सेप्शन आपको लिखने हैं कि भाई दो ऐसे स्तनधारी बताइए जिनकी आरबीसी में हमें केंद्रक दिखता है। तो आपने बता दिया ऊंट और लामा, ठीक है, ऊंट, कैमिल जो होता है ऊंट, क्लियर, कैमिल है ना, और लामा, और क्या है भाई? लामा, ऊंट और लामा, क्लियर। ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक होता है, ठीक है, आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो कभी भी आपको पूछे कि कौन से ऐसे जानवर हैं, कौन से ऐसे स्तनधारी हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, तो आप कहेंगे ऊंट और लामा की जो आरबीसी हैं उनमें केंद्रक होता है, ठीक है। देखो अगर मैं आपको कहूं कि हमारी आरबीसी कैसी होती है, हमारी आरबीसी ऐसी होती है, देखो ये हमारी आरबीसी है, ठीक है, ये आपकी किसकी? स्तनधारी की आरबीसी है, ये हमारी आरबीसी है बेटा, हम स्तनधारी में आते हैं, ये हमारी आरबीसी है। तो देखो इनमें तुम्हें बीच में केंद्रक नहीं दिख रहा, लेकिन जब हम लोग ऊंट की आरबीसी को देखेंगे, ये ऊंट की आरबीसी है, ऊंट की आरबीसी में तुम्हें अंदर की तरफ ऐसे केंद्रक नजर आएगा, तो ये है ऊंट की आरबीसी। ये कैमिल और लामा की आरबीसी है, तो कैमिल और लामा की आरबीसी में तुम्हें ऐसे बीच में केंद्रक नजर आएगा। हमारी आरबीसी में तुम्हें बीच में कोई केंद्रक नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये ऊंट और लामा की आरबीसी है। ऊंट जो होता है और लामा जो होता है, लामा ऊंट के ही जैसा होता है, नेट पर सर्च करना, लामा ऊंट के ही जैसा एक जानवर है, ठीक है। हाँ, तो जितने भी स्तनधारी हैं उनकी आरबीसी में केंद्रक नहीं होता सिवाय ऊंट और लामा के। तो ये पॉइंट आपको पूछा जाता है, क्लियर। तो लिख लो, इसको लिख लीजिएगा, कैमिल एंड लामा, लामा हैव न्यूक्लियस, हैव न्यूक्लियस इन देयर आरबीसी, इन देयर आरबीसी, क्लियर। तो इनकी आरबीसी में क्या होता है दोस्तों? केंद्रक होता है, ठीक है, क्लियर। मुर्गी में होगा बेटा, मैंने क्या कहा, मुर्गी तो पक्षी है, हमने तो स्तनधारी की बात करी है, तो मुर्गी हो गया, पक्षी हो गए, सरीसृप हो गए, उभयचर हो गए, और सबकी आरबीसी में केंद्रक होगा सिवाय हम स्तनधारियों के। स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका ऊंट की आरबीसी है जिसमें आपको बीचों बीच केंद्रक नजर आ रहा है, ठीक है। इसमें आप देख पा रहे हो न्यूक्लियस, इसमें आप देख पा रहे हो, और ये किसी अन्य स्तनधारी की आरबीसी है, ये किसी दूसरे स्तनधारी की आरबीसी है जिसमें आपको केंद्रक दिख ही नहीं रहा बीच में, ठीक है, क्लियर। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ। अब बात करते हैं कि मैम आपने कहा कि आरबीसी में इनमें से कोई चीज नहीं होती, फिर आरबीसी में होता क्या है? तो भाई आरबीसी में पाया जाता है हेमोग्लोबिन। तो बताओगे आरबीसी में एक वर्णक हेमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हेमोग्लोबिन। ये आपको पूछा जाएगा
कि हेमोग्लोबिन क्या है, तो ये एक वर्णक है और कहाँ पाया जाता है, आरबीसी में। ठीक है, आरबीसी में एक वर्णक हेमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, जो क्या करता है, जो रक्त को लाल रंग देता है, जो क्या करता है, जो रक्त को लाल रंग देता है। ठीक है, ये क्या करता है, रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, लाल रंग तथा गैसों का आदान प्रदान, तथा रक्त में गैसों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, गैसों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है आप लोगों को कि हेमोग्लोबिन क्या काम करता है, तो ये कहाँ पाया जाता है, तो हमारी जो आरबीसी हैं उनमें मिलता है हेमोग्लोबिन। और ये क्या करता है, ये रक्त में, रक्त को लाल रंग, और आपके रक्त में जो गैसेस आ रही हैं और जा रही हैं, जैसे रक्त में ऑक्सीजन होती है, रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, तो उनको एक्सचेंज करने का काम यही करता है। ठीक है, तो बताओगे अ पिगमेंट, अ पिगमेंट, एक पिगमेंट प्यारे दोस्त, अ पिगमेंट हेमोग्लोबिन। पिगमेंट होते हैं बेटा जो कलर देते हैं, अब ये भी तो आपके रंग को लाल रंग दे रहा है, रक्त को। अब पिगमेंट हेमोग्लोबिन इज फाउंड इन आरबीसी, फाउंड इन आरबीसी, आरबीसी में पाया जाता है हेमोग्लोबिन, है ना। तो आप लोग बताओगे दैट प्रोवाइड, ये क्या करता है, रेड कलर देता है, दैट प्रोवाइड रेड कलर टू ब्लड, आपके ब्लड को क्या करता है, रेड कलर देता है, रेड कलर टू ब्लड। ठीक है, टू ब्लड, एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एंड डू एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ब्लड। ठीक है, गैसेस इनटू ब्लड, तो भाई क्या करेगा, रक्त में गैसों का आदान प्रदान भी करता है। तो हमारी आरबीसी में, या जो आरबीसी होती हैं उनमें पाया जाता है हेमोग्लोबिन, जैसे कि आप समझना। ठीक है, जैसे कि आप लोग समझ के चलोगे कि ये होती हैं आपकी आरबीसी। ठीक है, ये आपकी क्या है दोस्त, आरबीसी, और इन आरबीसी के अंदर क्या है, इस आरबीसी में पाया जाता है हेमोग्लोबिन। ये आपकी आरबीसी है भाई, रेड ब्लड सेल, इनकी शेप ऐसी होती है उभय उत्तल, एल्पेनलीबे टॉफी की तरह। ये आपकी आरबीसी हो गई, और आरबीसी के अंदर मिलता है हेमोग्लोबिन, ये हो गया आरबीसी में हेमोग्लोबिन। ये क्या है दोस्त, हेमोग्लोबिन। ठीक है, हेमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर पाया जाता है, हेमोग्लोबिन, है ना। आरबीसी में कौन सा पिगमेंट मिलता है, हेमोग्लोबिन मिलता है। ये हेमोग्लोबिन क्या करता है, ये हेमोग्लोबिन मैंने लिख दिया, आपके रक्त को लाल बनाता है और आपके ब्लड के अंदर जो गैसेस हैं उनको एक्सचेंज करता है। अच्छा, इस हेमोग्लोबिन में कौन कौन सी गैसें भरी हुई होती हैं, तो इस हेमोग्लोबिन के अंदर 3 गैसेस, या ये 3 गैसेस के साथ जुड़ सकता है हेमोग्लोबिन, है ना। ये 3 गैसेस कौन कौन सी हैं, तो सबसे ज़्यादा ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ता है। अगर इसको सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक किसके साथ जुड़ता है, तो बताओगे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। ठीक है, और मैडम दूसरे नंबर पर ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, और मैम सबसे कम ये किसके साथ जुड़ता है, तो सबसे कम ये जुड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो कभी भी पूछे कि हेमोग्लोबिन में सबसे अधिक कौन सी गैस आपकी जुड़ सकती है, तो सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड, और सबसे कम कौन सी गैस इसके अंदर जुड़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपके रक्त के अंदर इन 3 गैसों को जोड़कर रखने का काम करता है हेमोग्लोबिन, है ना, ये काम करता है हेमोग्लोबिन। और कई बार हम अपने रक्त में हेमोग्लोबिन की मात्रा को भी चेक करवाते हैं। अगर हमारे अंदर हेमोग्लोबिन की कमी हो गई, अगर आपके रक्त में, आपकी आरबीसी में हेमोग्लोबिन की कमी हो गई, ठीक है, जो हेमोग्लोबिन है, अगर आपकी आरबीसी में ये क्या हो गया, हेमोग्लोबिन की क्या हो गई दोस्तों, कमी हो जाती है। तो इसकी कमी की वजह से, हेमोग्लोबिन की जब हमारे अंदर कमी हो जाती है, लेस अमाउंट हो जाएगा, तो बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं एनीमिया, एनीमिया हो जाता है। हेमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया हो जाता है प्यारे दोस्त, एनीमिया, जिसमें खून की कमी हो जाती है हमारे शरीर। ठीक है, तो मैम हेमोग्लोबिन का अमाउंट कितना होना चाहिए, इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, फिर इसका अमाउंट हमारे रक्त में कितना होना चाहिए, तो हेमोग्लोबिन की मात्रा से भी क्वेश्चन आता है। हेमोग्लोबिन की मात्रा लड़कों में अलग होती है बेटा, जो लड़के होते हैं बॉयज़, बॉयज़ में अलग होती है। बॉयज़ में कितना होना चाहिए हेमोग्लोबिन,
तो बॉयज़ में होना चाहिए 14 से 17 ग्राम प्रति डेसीलीटर। और मैम जो लड़की होती है, लड़की में ये कितना होना चाहिए? तो लड़की में इसकी मात्रा थोड़ी कम होती है। गर्ल्स के शरीर में, गर्ल्स के ब्लड में ये थोड़ा कम होता है, 12 से 14 ग्राम। तो जब आप लोग अपना हेमोग्लोबिन टेस्ट कराओगे, तो अगर आप लड़के हैं और इतनी रेंज के बीच में आपका हेमोग्लोबिन आ रहा है तो समझो ठीक है, और अगर आप लड़की हैं, इतनी रेंज के बीच आपका हीमोग्लोबिन आ रहा है तो समझ जाना आपका सही आ रहा है, अगर आप लड़की हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये आपको चीज़ें हेमोग्लोबिन से पूछी जाती हैं, आरबीसी से पूछी जाती हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब हम लोग आरबीसी की शेप की बात करते हैं, आरबीसी की आकृति की बात करते हैं, तो ये कितनी कैसी होती हैं? आप बताएंगे उभया उत्तल होती हैं, उभया उत्तल। ठीक है, बाय कॉनकेव, बाय कॉनकेव होती हैं। जैसे एल्पेनलीबे टॉफी खाते हो ना, वैसी होती हैं, बीच में से पिचकी पिचकी सी दिखती हैं आपकी आरबीसी। तो देखो ये हैं आप लोगों की आरबीसी, ये होती हैं आपकी आरबीसी। तो ये आरबीसी का फोटो है, रेड ब्लड सेल का फोटो है, ऐसी दिखती हैं आपकी आरबीसी आपके ब्लड में। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये आपकी रेड ब्लड सेल है। तो अब हम लोग कल की तरफ बढ़ेंगे, कल की क्लास में WBC प्लेटलेट के बारे में पढ़ेंगे, और कल मैं आपको ब्लड ग्रुप्स के बारे में भी बताऊंगी। ठीक है, तो कल ये चैप्टर हम लोग ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों, मिलते हैं फिर कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।